अभय उन रिपोर्टर्स के सवालों को संभाल पता कि उसकी नज़र सुहाना पे पड़ती है, जो रिपोर्टर से बचने की कोशिश कर रही थी, पर सब जैसे उसके बेड पर चढ़े जा रहे थे। ये देख अभय को काफ़ी गुस्सा आता है। वो चीखते हुए सबको उससे साइड करता है और गार्ड्स और होटल स्टाफ को बुलाकर सबको काफ़ी मुश्किल से बाहर करता है। बेचारे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन है क्या। सबके जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद कर जल्दी से सुहाना के पास आते हुए उसे चेक करता है। रिपोर्टर्स से बचते हुए सुहाना के सिर पर चोट आई थी, जिससे वो बेहोश हो चुकी थी। ये देख अभय घबरा जाता है। वो सुहाना के गालों पे थपाते हुए उसे पुकारता है, आर यू हियर मी, वेकअप सुहाना, प्लीज़ वेकअप प्लीज़। सुहाना की बेजान हालत देख अभय जल्दी से घबराते हुए अपने स्टाफ को फ़ोन करता है, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। बाहर काफ़ी मीडिया होने की वजह से वो बाहर सुहाना को लेकर जा भी नहीं सकता था। अभय को खुद सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, ये सब क्या हो रहा है। अभय सुहाना के माथे को एक गीले से टॉवल से कवर करते हुए उसका खून रोकता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर खुद सोच जल्दी से अपने फ़ोन निकालता है और उसमें रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र का कॉल देख अभय जल्दी से फ़ोन उठाते हुए कहता है, रुद्र अच्छा हुआ तूने कॉल किया। वो अभय कुछ कह पाता कि उधर से रुद्र की फिक्र भरी आवाज़ आती है, अभय तुम ठीक हो ना? मैं अभी जियान को भेज रहा हूँ तुम्हें वहाँ से निकालवाने के लिए, तुम चिंता मत करो। अभय परेशान नज़रों से सुहाना को एक नज़र देख अपने माथे पर हाथ रगड़ते हुए पैनिक स्वर में कहता है, रुद्र मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक ये सब क्या हो रहा है। रिपोर्टर्स मुझे अजीब अजीब सवाल क्यों कर रहे थे और वो यहाँ कैसे आ गए। रुद्र अभय के सवालों को सुन समझ जाता है कि अभय अभी तक सारी सिचुएशन से अनजान है, इसीलिए वो उसे शांत करवाते हुए कहता है, अभय रिलैक्स, सारी बातें हम मिलकर करते हैं। तब तक के लिए तुम चाहो तो न्यूज़ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, पर चिंता मत करना। मैं जियान को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें वहाँ से सेफ जगह ले जाएगा, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। इतना बोल रुद्र फ़ोन काट देता है। अभय ये देख जल्दी से न्यूज़ चैनल खोल देखता है तो उसमें आती खबर भी रिपोर्टर्स के सवालों जैसी थी, जिसमें अभय को इलीगल काम करता है ये बताया जा रहा था और साथ ही उसके होटल में ये सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से उसकी होटल की बदनामी हो रही थी। उसके होटल के आगे काफ़ी क्राउड उमड़ आए थे और सब वहाँ तोड़ फोड़ करने लगे थे। साथ ही अभय लीगल एक्शन लिए जा रहे थे। वो लड़कियों की तस्करी अपने होटल में करता है, ये बात भी बताई जा रही थी और सुहाना के साथ उसकी आज होने वाली पिक वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अभय ने सुहाना के साथ अय्याशी करते हुए उस होटल के कमरे में पाया गया है। यहाँ तक कहा जा रहा था कि उसने सुहाना को इसी तस्करी के धंधे में खरीदा है, या तो वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। अभय के साथ सुहाना की भी न्यूज़ में बदनामी हो रही थी। ये सब देख तो अभय जैसे शॉक रह गया था। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि एक रात में ऐसा कुछ हो सकता है। उसके डैड ने अपने सारे कामों को बिलीव अभय के नाम पे फाड़ा था, जिसकी अभय को खबर ही नहीं थी वो ऐसा कर सकते हैं। अभय का दिमाग घूम गया। वो सुहाना को देख सोचने लगा कि अगर ऐसी न्यूज़ उसने देख ली तो क्या होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए किसी की भी इज्जत का जनाजा निकालने में देर नहीं करता, बिना अनजाने थे। एक लड़की के कैरेक्टर, उसकी इज्जत पे सवाल उस लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ तो सुहाना के लिए ये सब फेस करना मुश्किल होने वाला था। कहीं वो अभय को गलत ना समझ बैठे। अभय इसी सुध में था कि जियान वहाँ पहुँच गया। उसने अभय और सुहाना को वहाँ से सेफ्टी के साथ निकाल लिया। अभय इस वक्त बिना आगे की परवाह किए जियान को सीधा हॉस्पिटल चलने को कहता है, ताकि सुहाना का ट्रीटमेंट हो सके। जियान भी सुहाना की हालत देख कुछ नहीं कहता और बस रुद्र को इन्फॉर्म कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ पल के चेकअप के बाद डॉक्टर अभय को बताते हैं कि सुहाना अब ठीक है, बट शायद उस सडन सिचुएशन से शॉक होने के कारण बेहोश हो गई थी।
चिंता की बात नहीं है, कुछ पल में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर के अल्फाज सुन अबे कुछ रिलैक्स सा फील करता है। वह डॉक्टर के जाने के बाद दूर से ही दरवाजे में लगे शीशे से सुहाना को देखता है। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन को कैसे संभालेगा और सबसे बात सुहाना को कैसे समझाएगा। कहीं वो इस सिचुएशन में उसे गलत समझ ना बैठे। वैसे अगर समझ भी जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई भी गलत समझेगा। न जाने आज पहली बार अबे को खुद से ज़्यादा सुहाना की इज्जत की परवाह हो रही थी। उसकी फिक्र हो रही थी कि वो कैसे फेस करेगी सब। वो यही सब सोच वहीं लगे बेंच पे बैठ जाता है और अपने खाली हथेलियों में अपने चेहरे को भर जैसे खुद को कुछ पल के लिए दुनिया से छुपा लेता है। तभी कुछ पल में उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। अबे ये मासूम महसूस कर धीरे से अपना सिर उठाकर देखता है तो उसके सोच जैसा रुद्र उसके पास उसके इस सिचुएशन में खड़ा होता है। रुद्र को वहां देख अबे जैसे खुद को हल्का महसूस करता है। रुद्र अबे के बगल में बैठ उसके हाथ में अपना हाथ रख पूछता है, अबे तुम ठीक हो? अबे रुद्र की बात पे एक गिल्ट भरी नज़रों से देखता है। ठीक? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ यार? मेरे बरसों की मेहनत, मेरी सब कुछ देख ना एक रात में तबाह हो रहा है। और वो भी किन हाथों से? मेरे अपने बाप के हाथों से, जिन्हें मुझे चलना सिखाना चाहिए था। आज उन हाथों ने मुझे धकेल दिया अंधेरे में। तुझे मेरी सिचुएशन देख हंसी नहीं आ रही रुद्र? दुनिया का कोई भी बाप यार क्या अपने ही बेटे की हार की वजह बनकर इतना खुश हो सकता है? क्या उन्हें इतना सा नहीं लगता कि मैं उनका खून हूँ, तभी से उनका खून है? वो तो मुझे ऐसे तोड़ने पे आए हैं कि मुझे अब खुद के अस्तित्व से शिकायत हो रही है कि आखिर मेरे नाम उनसे जुड़ा है। आखिर क्यों मेरे अंदर उनका खून है? आखिर मैं उनका अंश क्यों हूँ? मुझे खुद से घिन आ रही है कि वो मेरे डैड हैं। ये बोलते हुए अबे की आंखें भर आती हैं। वो कसकर अपने हाथों को चेयर पर मारते हुए खुद को कष्ट दे रहा था। रुद्र अबे की सिचुएशन अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उसके डैड ने उसके साथ ऐसा कुछ किया हो। पर हाँ, इस बार उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। इस बात का रुद्र को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो अभय को यूँ टूटता हुआ नहीं देख सकता था। आज उसके डेट की वजह से ही अभय को रिश्तों से डर लगता था। उसने आज तक अपनी नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके अंदर का यह डर कभी मिट नहीं पाया। अपने रिश्तों ने ऐसा जख्म दिया तो भरने की शायद उम्र भी कम पड़ जाए। रुद्र अभय को संभालते हुए उनके कंधे पर हाथ रख कहता है, अभय संभाल खुद को। बहुत मत माफ़ कर दिया तुमने, अब बारी जवाब देने की है। तुम अकेले नहीं हो इन सब में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने कमिश्नर से बात की है, वो तुम्हारी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। और लॉयर से भी बात हो गई है, वो तुम्हारे होटल वाले मैटर को संभाल लेगा। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। तुम्हारे पास मिस्टर गोयल के नाम के सबूत हैं, तुम उन्हें यूज़ करके उन्हें सज़ा दे सकते हो। इतना बोल रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे अबे मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम कल रात ही सबको सज़ा देने की तैयारी में था, सब प्लान था, तुम रंगे हाथों सबको पकड़वाने वाले थे, पर अचानक तुमने ये सिचुएशन क्यों बदल दी और मना कर दिया उस पर ये लड़की? ये बोलते हुए रुद्र एक नज़र सुहाना के वार्ड के दरवाजे को देखता है तो अभय जैसे रुद्र की बातों पे गौर किए कुछ सोचता है और कुछ अनकहे पहलुओं को तोड़ जोड़ कहता है, डिसिटिंग यार। अब समझ आया कि सुहाना अचानक वहाँ कैसे आई। ये सब उनका एक प्लान था। उन्होंने उस लड़की को मेरे खिलाफ यूज़ किया ताकि मैं वो सब न कर पाऊँ, क्योंकि वो जान चुके थे सुहाना कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। शिट यार, उसे ये सज़ा मेरी वजह से मिली यार। उसके साथ इतना कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं लाइफ में जुड़ा नहीं होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं क्या कहूँगा उससे, कैसे नज़रें मिलाऊंगा उससे? रुद्र, मैं क्या कहूँगा उससे? उस पर जो उंगलियाँ उठ रही हैं वो सब मेरी वजह से। मैं ऐसा नहीं चाहता था यार, क्या कहूँगा, कैसे सब ठीक करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रुद्र, कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे ये सारी सिचुएशन सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो रहा था।
वहीं रुद्र अभय की बातों को सुन उसकी ओर देख कहता है। रुद्र जैसे ये महसूस कर चुका था कि सुहाना कोई आम नहीं है, अभय की जिंदगी है, बल्कि उसकी जगह कुछ खास है अभय के अंदर। खुद से ज़्यादा उसे सुहाना की परवाह हो रही थी। रुद्र ये देख अचानक ये कहता है, रुद्र तुम लड़की से शादी कर लो। ये सुन अभय जैसे एक पल को सन्न रह जाता है। वो आश्चर्य से रुद्र को देख चौंकते हुए कहता है, रुद्र ये क्या बोल रहे हो, शादी मैं सुहाना से? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और तू ऐसा सोच कैसे सकता है? तुझे क्या लगता है इस सिचुएशन में कोई शादी कर सकता है? अभय की नज़रों के सवालों और उसकी हिचक को देख रुद्र बड़े शांत स्वर में उसे समझाते हुए कहता है, करना नहीं, सोचा है कि तुमने ये शादी करनी है, क्योंकि इस वक्त तेरे और उसके लिए, दोनों के लिए ये शादी ही बेस्ट ऑप्शन है। रुद्र के ऐसे बोलने पर अभय झल्लाते हुए अपनी जगह से खड़ा होता हुआ कहता है, छोटी चीज़ होती है क्या? रुद्र क्या बकवास कर रहे हो? शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है। और क्या सिचुएशन हमारे लिए शादी बेस्ट है? जबकि तुझे पता है मेरे लिए शादी और रिश्ते मायने नहीं रखते। मैं शादी किसी से नहीं करना चाहता हूँ। तो सुहाना, ये बोलते हुए अभय चुप हो गया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर खड़ा हो गया। तो रुद्र भी उठता हुआ अभय के पास आता है और उसके बगल में खड़ा होता हुआ कहता है, देख यार, तुझे इस वक्त मेरी बात और सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, लेकिन मेरी बात समझ, ये तुम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। रुद्र भी उड़ता हुआ अभय के पास आता है और उसके बगल में खड़ा होता हुआ कहता है, देखो अभय, तुम्हें इस वक्त मेरी बात और सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, लेकिन मेरी बात समझ, ये तुम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। शादी ही तुम दोनों के लिए इस सिचुएशन से निकलने की चाबी है। मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के मन में उठे सवाल को बंद नहीं कर सकता। हाँ, अपनी पावर का यूज़ कर मैं सबके मुंह भी बंद कर दूंगा, लेकिन नज़रों का क्या, जिनमें हर वक्त सवाल ही रहेगा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस लड़की का क्या? तुम्हें क्या लगता है सब जीने देंगे चैन से उसे? मैं भी ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारा इन कामों में हाथ नहीं है, तुम निर्दोष हो। पर फिर उस लड़की का क्या? पूरी मीडिया ने तुम्हारे और उसके पिक्चर्स देखे हैं होटल के कमरे में, जिससे अगर मैं मीडिया से हटवा भी दी तो क्या लोगों के सवाल ख़त्म होंगे? क्या सब तुम दोनों को नॉर्मल देख पाएंगे? तुम पे सवाल ना उठे पर उस पे तो उठेंगे ना। सबकी नज़रों में ये बात है, तुम दोनों एक साथ थे। अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम अपनी लीगल वाइफ के साथ थे। तुम्हारा लड़की के साथ रिश्ता है, जिससे उस लड़की को भी एक नई पहचान मिल जाएगी। कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। अबे, तुम समझ रहे हो ना? इतना बोल रुद्र अबे के कंधे पर हाथ रखता है कि अबे असमंजस में उसकी तरफ पलट के कहता है, नहीं रुद्र, मैं नहीं समझ रहा। ये शादी क्यों ज़रूरी है? सिर्फ लोगों की नज़रों में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए या गलत सही करने के लिए? रुद्र, शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है जो यूं किसी के साथ भी हो जाए। और तू मुझे शादी करने के लिए कह रहा है, जबकि तू जानता है क्या नज़रिया है मेरे उन रिश्तों के मामलों में। क्या मैं शादी कैसे निभा पाऊँगा? मुझसे नहीं होगा। मैं क्यों किसी की ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी से जोड़ के बर्बाद कर दूँ? मैं वो रिश्ता नहीं निभा पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगा। रुद्र अबे की बातों को अच्छे से समझ रहा था। वो जानता था कि ये अबे के सब तो ज़रूर है, लेकिन जज्बात उसके अंदर के डर में बोल रहे हैं। मैं कभी भी उन रिश्तों में नहीं बनना चाहता था जहाँ दूसरों से एक्सपेक्टेशन हो और खुद से भी। रुद्र अबे की आंखों में एक नज़र देख गहरी सांस भर उसके कंधे पे हाथ रख कहता है, देखो अबे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस इतना समझेगा कि रिश्ते निभाने के डर से रिश्तों से दूर नहीं भागते। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। मुझे भी लगता था कि शादी जैसे रिश्तों की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन आज देखो, मैं अन्य के बिना जी नहीं सकता। वक्त और हालात हमारे प्यार के सबने हमारे रिश्ते को खुद ब खुद मजबूत कर दिया है। मैंने वाइफ ही से सीखा है, रिश्ते निभाने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना होता, बस एक दूसरे के साथ रहना होता है। रिश्ता खुद ब खुद निभा जाता है। और रही बात तुम्हारी और सुहाना की, खुद से ज़्यादा उसके नज़रिए से सोचो ज़रा। मुझे लगता है तुम्हें मौका देना चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा होगा।
कि इस वक्त क्या ज़रूरी है, बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोल रुद्र एक नज़र अभय को देखता है, जो उसकी बातें सुन चुपचा हो गया था। रुद्र जानता था कि अभय इतनी जल्दी कोई फैसले नहीं लेता, इसीलिए वो हल्का सा उसके कंधे को सहलाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र हॉस्पिटल से निकल अपनी कार में बैठ अभय के बारे में सोच खुद से कहता है, अभय जानता हूँ ये फैसला लेने में तू बहुत हिचकिचाने वाला है, पर मैं चाहता हूँ तुम ये फैसला लो, चाहे किसी भी तरह, क्योंकि अब यही एक रास्ता है तुम्हें एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ाने का, तुम्हें उस डर से निकलने का, सुहाना के लिए तुम्हें दिल में जो है वो बाहर लाने का मौका है अबे। वो थम हुआ हाथ रुद्र अबे के बारे में सोच खिड़की से बाहर देखता है। रुद्र इस बार सच में चाहता था कि अबे आगे बढ़े और किसी का हाथ थामे। रुद्र खिड़की के बाहर देखते हुए उन पलों को भी याद करता है जब उसने अबे और सुहाना को एक साथ देखा था। पहली बार ऑफिस के बाहर, जहां सुहाना अन्य से मिलने आई थी। तभी उसने अबे को सुहाना के इतने करीब देखा था, जिसमें उसने अंदेशा हो गया था कि कुछ खास है उन दोनों के बीच। और यही अंदेशा रुद्र ने उस पार्टी वाली रात भी अबे और सुहाना को देखा यकीन में बदल गया, क्योंकि आखिर इतने सालों में वो अबे को जानता था। उसने आज तक उसे किसी भी लड़की को ऐसे करीब नहीं देखा था जितना वो सुहाना के था। और आज उसका रहा सारा शक भी यकीन में बदल गया जब उसने अभय की आंखों में खुद से ज़्यादा सुहाना की परवाह देखी। अभय का सब कुछ तबाह हो रहा था, लेकिन उससे परवाह सुहाना की इज्जत, उसके दर्द, उसकी चोट की थी। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मोहब्बत का दूसरा नाम ही तो खुद से ज़्यादा अपनी मोहब्बत की परवाह है। रुद्र यूं ही अभय और सुहाना का मोहब्बत का सोच अपना फ़ोन निकालता है और स्क्रीन ऑन करता है तो उसमें कुछ मैसेज आए हुए थे। रुद्र चेक करता है तो अंश और अन्य की मस्ती भरी फ़ोटो अन्य ने सेंड की थी, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। वो अन्य की जूम करते हुए कहता है, अच्छा हुआ वाइफी तुम अंश और दादाजी डैड के साथ शहर के बाहर वाले मंदिर गई हो, वरना यहाँ की प्रॉब्लम तुम्हें और दादाजी को टेंशन में ला देती और न जाने दादाजी कैसे रिएक्ट करते। सही यही होगा, सब ठीक होने के बाद ही तुम सबको खबर हो। ये सोच रुद्र जल्दी से किसी को कॉल करता हुआ कड़क लहजे में ऑर्डर देते हुए कहता है, 2 घंटे में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए और ध्यान रहे मिस्टर गोयल और उनकी फैमिली शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना बोल रुद्र फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुहाना को जब हल्का हल्का होश आता है तो उसके कानों में किसी बात करने की आवाज़ पड़ती है। सुहाना अपनी अध खुली आंखों से देखती है तो वहाँ 2 नर्स आपस में बात कर रही थी कि सुहाना के बारे में ही था। पहली नर्स कहती है, जरा चेक कर इसे होश आया कि नहीं, वो सर बार बार पूछ रहे हैं। ये सुन वो दूसरी वाली नर्स थोड़ी बेपरवाही से कहती है, अरे कहाँ से आएगा, रातें इसकी इतनी रातें जागी है इसने। उसकी बातें सुन वो पहली नर्स थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये उस बड़े आदमी के लिए बिक गई है और उसके साथ होटल के कमरे में पकड़ी गई है। दूसरी नर्स ये सुन अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, इन्हीं का सही है यार, रातों को अय्यासी करती हैं और दिन को आराम। इन जैसी लड़कियों की ना कोई इज्जत होती है ना कुछ। आज इधर बिकी, कल कहीं और बिकेगी, हमें क्या, चल मैं आती हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट भी देखना है। इतना बोल वो दूसरी वाली नर्स वहाँ से चली जाती है। वहीं उनकी बात सुन सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जहन में बार बार वो मीडिया के सवालों के साथ सुबह के हादसे और खुद की हालत पे घिन आ रही थी। जब वो सुबह उठी तो उसके बदन पे कपड़े तक नहीं थे। इसके अलावा सुहाना को कुछ याद नहीं था। सुहाना अपने बेड से उठने की कोशिश करती है तो नर्स उसे देख आराम करने का बोल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, पर जल्दबाजी में जाते हुए उसके हाथों से वहां लगी टीवी का रिमोट ऑन हो गया। सुहाना खुद को संभाल चलने की कोशिश में थी कि उसके कानों में टीवी की आवाज़ पड़ती है, जहां उसकी और अभय की वैसी वाली न्यूज़ चल रही थी। उसका वो रूम वाला फ़ोटो सब कुछ गलत तरीके से शो हो रहा था। ये सब देख सुहाना की जैसे दुनिया पलट गई थी। उसकी इज्जत तो जैसे सबकी नज़रों में तार तार हो गई, जिससे वो खुद में बेकाबू हो गई और एक एक कर अपने पास वाले टीवी की
चीज़ टीवी पर फेंकते हुए चलने लगी। आह, बंद करो इसे, चुप हो जाओ, नहीं नहीं बंद करो, प्लीज़ बंद करो। सुहाना यूं ही सामान फेंकते हुए फूट फूट कर रो रही थी। उसकी इन आवाज़ों ने अबे भागता हुआ दरवाज़ा खोल जल्दी से अंदर आता है और सुहाना को टेबल से लगे ज़मीन पे रोते हुए देख उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अबे जैसे ही सुहाना को हाथ लगाने को होता है, सुहाना पीछे खिसकते हुए कहती है, छूना मत, हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। सुहाना के सब बर्ताव देख अबे पहले तो खामोश रह गया, पर सुहाना को यूँ रोता हुआ देख वो रह नहीं पा रहा था। वो उसके पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ रख धीरे से कहता है, सुहाना। सुहाना अबे के हाथ लगने पे कांपते हुए उसका हाथ झटक अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, हाथ मत लगाना मुझे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ वैसी लड़की, हाथ मत लगाना मुझे। सुहाना की हालत पे अबे को खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो उसे शांत करवाने की कोशिश के लिए कहता है, सुहाना शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम वैसी नहीं हो। सुहाना ये सुन बेचारगी से कहती हैं, आप जानते हैं पर दुनिया नहीं जानती। आपको पता है सब मुझे किन नज़रों से देख रहे हैं, जैसे मैंने गुनाह किया है। मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगी खुद से, दुनिया से। इतना बोल सुहाना सुबकते हुए सामने लगी हुई टूटी हुई टीवी पर इशारा किए कहती हैं, वो टीवी, वो लोग सब मुझे बाजारू कह रहे हैं। सुहाना अबे की आंखों में दर्द लिए खुद पे उंगली पॉइंट करते हुए मैं ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मैं अनाथ हूँ पर बाजारू नहीं हूँ। ये बोल सुहाना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। सुहाना भले ही बहुत स्ट्रांग थी, उसने हर सिचुएशन को हिम्मत से सामना किया था, लेकिन कभी अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया था। समाज ने कभी कभी उससे सुनाया भी था, उसे नीचा भी दिखाया था, उसके गरीब पे तो कभी उसके अनाथ होने पे, लेकिन कभी भी सुहाना के दिल को इतना छल्ली नहीं किया था जितना इस वक्त वो महसूस कर रही थी। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है और आज वही इज्जत लोगों की नज़रों में नीलाम हो चुकी थी। सुहाना ये नहीं जानती थी कि वो कैसे सबकी नज़रों को फेस करेगी। वहीं अभय सुहाना की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। वो कहीं ना कहीं उसके आंसुओं के लिए खुद को दोषी मान रहा था। वो कुछ सोचते हुए सुहाना के दोनों गालों को अपने हाथों में भर उसका सिर हल्का सा उठाते हुए बड़े प्यार से उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता हुआ और उसे पुकारता हुआ कहता है, सुहाना। सुहाना उसके पकड़ से काफ़ी मुश्किल से अपनी नज़रें हल्का सा उठाकर देखती है तो अबे उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात आगे कहता है, सुहाना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। क्या तुम तैयार हो? अबे का इतना बोलना था कि सुहाना हैरान रह जाती है। अबे की शादी के इजहार पे सुहाना का दिल जोरों से धड़कता है तो वही आंखें हैरानी में भर जाती हैं। उसे तो एक पल यूं लगता है कि अबे जो कह रहा है कि वो सच है या उसका वहम। शादी के शब्द में ही सुहाना के दिल ने कुछ अजनबी एहसास ने जगह बननी शुरू कर दी थी। वो बस अपने धड़कते दिल से अबे को एक टेक देख रही थी। अबे सुहाना की आंखों को पढ़ जैसे खुद में बातों पे कुछ हिचक सा जाता है। वो अपना हाथ सुहाना के गालों से हटाते हुए थोड़ा नजरें छुड़ाते हुए हिचक भरे अंदाज में कहता है, तुम मुझे गलत मत समझना, ये शादी मैं तुम्हें दबाव में नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी वो हमारी। अबे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन वो सुहाना को अपने मन के शब्द कैसे समझाए। अबे अपनी जगह पे खड़ा होता हुआ अपनी हिम्मत बटोरते हुए कहता है, देखो, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये शादी जैसी नहीं होगी। तुम शादी के बाद भी आज़ाद होगी, तुम वही होगी, कुछ बदलेगा नहीं, बस कुछ वक्त की बात होगी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस, हम तलाक ले लेंगे। उसके बाद तुम जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो जी सकती हो और चाहे तो किसी और को भी हाथ थाम सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट इस वक्त हमारी शादी ही तुम्हारा और मेरे लिए हम दोनों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंड अगर तुम्हें अच्छा ना लगे ये आइडिया तो तुम मना भी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो होगा मैं संभाल लूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे इस आइडिया को रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आई मीन बेचारा अभय अपने ही अल्फाजों में यूँ लड़खड़ा रहा था
कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो बस ये कोशिश कर रहा था कि कहीं सुहाना उसकी बात का बुरा ना लगे। वो ऑलरेडी अब काफ़ी हर्ट थी और कहीं उसके शब्द, वही सुहाना अबे के एक एक शब्द को अपने कानों से सुन रही थी, पर जैसे समझ नहीं आ रही थी। उसके सामने खड़ा इंसान एक पल में उसे शादी के लिए कहता है तो अलग पल में उस शादी को मानने के लिए भी मना करता है। रिश्ता जोड़ने का हक भी दे रहा है और उस रिश्ते से अनजान रहने का भी कह रहा है। साथ खड़े होने का वादा भी कर रहा है, पर आज़ाद करने का भी कह रहा है। आखिर ये रिश्ता किस डोरी में बंधेगा? सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकटक अबे को देख रही थी, जो खुद ही बातों में परेशान था। वो कभी अपने बालों को उंगलियों में फंसाती है, तो कभी अपने कॉलर ठीक करता है, तो कभी अपने माथे पे हाथ फेरता है, कभी अपने हिचक में अपने होठों को बाइट करता, तो कभी चोर नज़रों से सुहाना को देखने की कोशिश करता। वो इस वक्त काफ़ी नर्वस दिखाई दे रहा था। सुहाना को न जाने क्यों, पर अभय को अपने पास इस वक्त देख एक सुकून सा मिला और होठों पे न दिखने वाली मुस्कान जो अभय के लिए थी, उसके यूं पास होने के लिए था, उसके जवाब इंतजार के लिए था। वो एक नज़र उसे देख अपने कदम आगे बढ़ाती है और अभय की ओर देख धीरे से कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुहाना का इतना कहना है कि अभय हैरानी से सुहाना को देखता है, जैसे उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके कानों ने जो सुना वो सुहाना के अल्फाज थे। सुहाना उसके एक्सप्रेशन देख बस अपना हल्का सा हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे इशारा करती है। तो अबे जल्दी से इधर उधर देख जल्दबाजी में कहता है, ठीक है, तो मैं अभी कॉल कर बस इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम तैयार रहना, ओके। इतना बोल अबे जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसकी नर्वसनेस उसकी हरकतों से साफ झलक रही थी। अबे जल्दी से कमरे से बाहर आता हुआ लंबी सांसें भर रुद्र को हिचकते हुए कॉल करता है। अबे का कॉल देख रुद्र के होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान छा जाती है। वह एक झटके में कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ, सेट भी रेडी है, आधे घंटे में लोकेशन पे पहुंच जाना। इतना बोल रुद्र कॉल कट कर देता है। वह अबे एक पल में हैरान हुए अपने फ़ोन को देखने लगता है। उसे ये समझ नहीं आया कि रुद्र को कैसे पता कि उसने शादी की तैयारी के लिए कहने के लिए फ़ोन किया है। वो 2 पल यूं ही फ़ोन को देखता है, फिर खुद का ही सिर झटकते हुए एक गहरी आह भर कहता हुआ फ़ोन को वापस रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर अभय की कार रुकती है, तो अभय की सबसे पहली नज़र रुद्र पे जाती है, जो अपने यार की शादी के लिए जैसे सबसे पहले तैयार वहाँ मौजूद था। सुहाना भी अभय के साथ में ही थी। उसने अपना चेहरा एक दुपट्टे से छुपा रखा था, क्योंकि बीते वक्त में सबकी नज़रों में खुद के लिए भाव देख सुहाना काफ़ी डर चुकी थी। इसीलिए वो किसी से न नज़रें मिलाना चाहती थी और न ही किसी के सामने आना चाहती थी। वो अपना वैसे ही चेहरा ढके वो अपनी नज़रें फेर बैठी थी। ये देख अभय उसे देख कहता है, तुम्हें अपना चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी की नज़रों से डरने की ज़रूरत है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोल अभय सुहाना के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। ये देख सुहाना अपलक उसे देखने लगती है। अभय ना मानने वाले रिश्ते में इतना सामना दे रहा था, और अगर इस रिश्ते का मोल तो न जाने वो कितना प्यार देगा। ये सोच कहीं ना कहीं सुहाना के दिल में एक ठेस सी उठ रही थी, पर वो जैसे इस पल काफ़ी सुकून में थी। वह अपना हाथ हिचकते हुए ही सही, लेकिन अभय के हाथों में दे देती है। अभय ये देख अपना दूसरा हाथ सुहाना के चेहरे के दुपट्टे को हटाते हुए कहता है, और आज के बाद तुम पे कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। इतना बोल अभय सुहाना की आंखों में एक भरोसे की उम्मीद लिए देख वो उसके हाथ को जैसे ही थाम कार से उतर जाता है। वहीं रुद्र उन्हें यूँ साथ देख मन ही मन आज मुस्कुरा रहा था। वह अभय को अंदर आने का इशारा करता है और लोगों के साथ अंदर चला जाता है। सुहाना अभय के हाथ थामे उसके पीछे चल रही थी। रुद्र ने पहले ही उस जगह को खाली करवा दिया था और जितने भी थे वो काम के ही थे, इसीलिए वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सुहाना को जैसे अब किसी की नज़रों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस एकटक उन हाथों को देख रही थी। कुछ पल में ही
उन दोनों के रजिस्ट्रार्स के सामने थे। रुद्र ने ऑलरेडी सारी फैमिली फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा रखी थी, इसलिए शादी में जरा देर नहीं हुई। विटनेस में रुद्र और जियान वहां मौजूद थे। दोनों ने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए और उनकी शादी रजिस्टर्स हो गई। सुहाना कुछ ही पलों में सुहाना से मिसेस सुहाना अभय गोयल बन गई थी। वक्त का ये अलग खेल उसके लिए बिल्कुल अलग सा था। रजिस्टर के सामने कहने पर ही आप दोनों आज से मैरिड कपल हैं। सुहाना का तो दिल धड़कने लगा। वो चोर नज़रों से अभय को देख रही थी। रुद्र आगे बढ़ अभय को हक करते हुए उसे कांग्रेस कहता है, फिर जियान को कुछ इशारा करता है कि जियान हाथों में वरमाला लिए आगे बढ़ता है। वरमाला देख अभय रुद्र को घूरते हुए कहता है, ये क्या ज़रूरी है? रुद्र अभय की बात सुन कहता है, हाँ ज़रूरी, हाँ, आखिर दिखाना भी चाहिए कि तुम दोनों की शादी हुई है। और दादाजी देखना भी, दादाजी को भी तो दिखाना है। दादाजी का नाम सुन अभय शक पकाते हुए कहता है, क्या? नहीं, मेरा मतलब है दादाजी को दिखाने की क्या ज़रूरत है? मतलब दादाजी मैं क्या, मतलब कैसे समझेंगे? रुद्र अभय के होश उड़े देख हल्का मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, अभय अभी तो शुरुआत है, लेकिन दादाजी से पहले तुम्हें दुनिया को ये बात बताना और समझाना है। मैंने तुम दोनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तुम्हारे होटल में, ताकि सब क्लियर हो सके। और ये मैरिज सर्टिफिकेट भी मैंने 2 दिन पहले का बनवाया है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम दोनों को बस सभी के सामने क्लियर करना होगा। हम 15 मिनट में पहुंच जाना है। इतना बोल रुद्र वहां से जल्दी से निकल जाता है। अभय बस हैरान हुए उसे देख थोड़े तेज आवाज में कहता है, रुद्र रुक जाओ, मैं दादाजी से क्या कहूँगा वो बताते जाओ। रुद्र अभय की बात पे अपने कदम एक पल के लिए रोक बिना पलटे वैसे ही कहता है, वो सोचना तुम्हारा काम है अभय, और हाँ भूलना मत दादाजी अकेले नहीं होंगे, साथ में औरों की नज़रें भी होंगी। इतना बोल रुद्र तो चला जाता है। वहीं बेचारा अभय के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने शादी तो कर ली, पर अब दादाजी को क्या कहेगा, और अन्य उसकी भी नाराज़गी होगी। सोरे रेहान तबिस औरों से वो क्या ही कहेगा। ये सोच सोचकर अभय का मुंह ही लटक गया। सुहाना अभय के आते जाते एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देख रही थी, पर उसे कुछ कहा नहीं। कुछ ही पलों में सुहाना और अभय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। दोनों के मैरिज की बात पे सब शौक हुए थे, लेकिन फिर भी अपने ही न्यूज़ में फंस चुके थे, क्योंकि रुद्र ने उल्टा कर उन पर ही केस कर दिया था। साथ ही रुद्र ने अभय को हर चार्जेस से क्लियर करवा दिया था। अभय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपने पिता का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था, जिसके बाद मिस्टर गोयल की खटिया खड़ी हो गई थी। उन्हें अरेस्ट कर लिया था, साथ ही उन्हें काफ़ी चार्जेस भी लगे थे। अभय ने अपने पिता को आज सज़ा दे दी, जिस पर आज उसके दिल में कोई गिला नहीं था, क्योंकि वो जिन रिश्तों में उनके बीच में थे वो नाम के भी नहीं रहे। पिता अपने बेटे की हद तोड़ दी तो आज बेटे को भी तोड़ना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद रुद्र अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है, अबे सब हो गया है अब, बट फाइनल राउंड अभी बाकी है, इसीलिए मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तुम भी सुहाना को लिए घर आ जाओ, ओके? इतना बोल रुद्र जाने लगता है कि अभय उसके पीछे से आवाज़ दिए पुकारता है, रुद्र। अभय की आवाज़ पे रुद्र पीछे पलट उसे देख कहता है, तो अभय बिना कुछ कहे उसके गले लग जाता है। रुद्र को अभय समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपना एक हाथ उसके पीठ को हल्का सहलाकर कहता है, अभय। अभय हल्की नमी लिए रुद्र से अलग हुए मुस्कुराकर कहता है, रुद्र थैंक यू सो मच, आज के लिए, कल के लिए, आने वाले कल के लिए। थैंक यू यार। पता है आज जैसे रेहान की लाइन मुझे महसूस हो रही है, भाई है वो सब संभाल लेंगे, मेरा यार है ना वो सब संभाल लेगा। जहाँ अपनों ने गिराया रुद्र तुमने थामा है। मैं इतना बस शायद अकेले नहीं कर पाता, तू साथ था तो एक हिम्मत थी, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू यार, थैंक यू। रुद्र की आंखें भी हल्की नम हो चुकी थी उसके अल्फाज सुन, पर वो खुद को संभाल अपने पॉकेट में हाथ डाल सीरियस लुक लिए तंज भरे लहजे में अभय को दे कहता है, क्या बात है, शादी होने के बाद तुम्हारे अंदर फॉर्मली आ गई अभय, थैंक यू बोलना कैसे सीख लिया?
अबे रुद्र के ताने को सुन हल्का मुस्कुराकर कहता है, जैसे तूने बातों में ताने देना सीख लिया। वैसे टैलेंट तो शोरे का था, तूने चुरा लिया। उसका क्या होगा? शिकायतें करेगा तुझे। अबे ये बोल हंसने लगता है तो रुद्र उससे घूरता हुआ कहता है, उसकी शिकायतों का छोड़ो और जल्दी से घर पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारी शिकायतें घर पे इंतजार कर रही हैं। रुद्र की ये बात सुन बेचारे अबे की हंसी एक पल में हवा हो गई। रुद्र उसके उड़े होश देख एक टेढ़ी स्माइल देता हुआ अपने वापस से फ़ोन देखते हुए कहता है, चलो मैं निकलता हूँ, तुम सुहाना को ले आ जाना, जियान तुम्हारे साथ ही जाएगा, ओके। इतना बोल रुद्र जाने लगता है कि अबे कुछ सकुचाते हुए कहता है, रुद्र। अबे की पुकार पे रुद्र अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो अबे थोड़े हिचकिचाहट में कहता है, यार क्या सुहाना का जाना ज़रूरी है? आई मीन जिन हालातों में ये सब हुआ, उसके बाद ये शादी, फिर दादाजी और सबकी एक्सप्रेशन, कहीं उस पर इस रिश्ते का प्रेशर न हो। आई मीन मुझे तो पता है कि हालातों और वजहों में हमने शादी की, तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है अभी उसका सबसे मिलना ठीक नहीं होगा। वैसे भी ये आम शादी जैसी थोड़ी ना है, एक मजबूरी की शादी है, और इस शादी से वैसा उससे उम्मीद करना सही नहीं होगा यार। एक काम करते हैं, मैं और तुम अकेले चलते हैं, हम दादाजी को समझा देंगे। जानता हूँ वो गुस्सा करेंगे, पर बाद में समझ जाएंगे, ठीक है ना? अबे की इन बातों को सुन रुद्र एक पल उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये वही अबे है, उसका समझदार दोस्त, जो उसे उसके रिश्ते के लिए समझाया करता था और आज खुद के रिश्ते पे उलझा है। इन सब में एक बात बस रुद्र ने महसूस की, अबे बता नहीं, लेकिन उसे सुहाना की सबसे ज़्यादा परवाह है। और एक रिश्ते में क्या ही है और ज़रूरत है, थोड़ी परवाह, थोड़ी केयर, थोड़ा हक, थोड़ा प्यार, सब थोड़ा थोड़ा ही तो पूरा करता है एक रिश्ते को, एक प्यारे रिश्ते को। अबे बहुत उलझा हुआ नज़र आ रहा था। ये देख रुद्र उसके खड़े हुए हाथ उसे रिलैक्स करवाते हुए कहता है, ज़्यादा सुहाना का जाना ज़रूरी है। अबे तुझे और रही बात सुहाना की, तो उसे भी सबसे मिलकर एक अपना सा ही लगेगा। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। इतना बोल एक शरारती अंदाज में देख कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें खाली हाथ जाओगे तो दादाजी तुम्हारा स्वागत करेंगे, उल्टा तुम्हारी क्लास लेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि सुहाना को साथ लेकर जाओ। बीवी के सामने दादाजी एटलीस्ट कम पीटेंगे तुम्हें। इतना बोल रुद्र मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अबे बेचारा अपना मुंह बनाकर देखते रह जाता है। उसे कहीं ना कहीं रुद्र की बात सुहाना के लिए सही तो लगी। उसे इन सब के बाद शायद फैमिली में अच्छा लगेगा। ये सोच वो सुहाना को देखने के लिए अपने सूट की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ सुहाना थी। दूसरी तरफ सुहाना इस वक्त अबे के पर्सनल सूट में रुकी थी। अबे ने उसके रेस्ट करने के लिए भेजा था, पर सुहाना को चैन ही नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने उठाए कदम अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। वो एक मिरर के सामने खड़ी होते हुए खुद के अक्स को बड़े गौर से देख रही थी। सुहाना से इस वक्त ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहना था और बालों को उन पे खुला छोड़ा था। चेहरे पर हल्का मेकअप था, जो सुहाना को एक मेकअप आर्टिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले किया था, और कुछ भी नहीं था। सुहाना एक जैसे प्रोफेशनल लुक में थी। वो अपने लुक को देख खुद के अक्स में कहती हैं, क्या मेरी शादी हो गई है? पर उसे जुड़ी तो मेरे पास कोई निशानी नहीं है। ये शादी कैसी शादी है सुहाना, जहाँ रिश्ते तो जुड़े हैं पर दिल में आवाज़ तक नहीं पहुँची। क्या मोल है इस शादी का? सुहाना तूने ये कदम तो उठा लिया, पर क्या इसका कोई फ्यूचर है? तू क्या करेगी सुहाना इस शादी में? क्या? सुहाना खुद से यूं ही सवाल कर रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। सुहाना पहले तो चौंक जाती है, पर खुद को जल्दी से संभाल अंदर आने का इशारा करती है। तो होटल स्टाफ दरवाजे पे थी। वो अंदर आते हुए सुहाना को देख बड़े रिस्पेक्टफुली कहती हैं, मैम सर आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, घर चलने के लिए आप तैयार हैं? सुहाना उस स्टॉप की बात सुन पहले तो एक टक उसे देखकर कहती है, फिर उसके कानों में एक शब्द गूंज रहे थे, घर चलने के लिए। वह मन में खुद से कहती है, घर? सुहाना ने ज़िंदगी में पहली बार जैसे खुद के लिए घर शब्द सुना था, क्योंकि
आधी ज़िंदगी तो उसकी अनाथालय में गुजार दी, तो आधी ज़िंदगी यूं ही ज़िंदगी के मुश्किल सफ़र में। इन सफ़र में सुहाना ने कई शब्द सुने, लेकिन खुद के लिए घर नहीं सुना। उसने तो जैसे खुद के लिए ये सपना भी नहीं देखा था, कोई उसे घर चलने को कहेगा या वो कभी अपने घर जाएगी। वो टीना के साथ कभी कदर रहती थी, लेकिन वो भी अपना ही नहीं था, न उसने कभी उस घर को अपना कहा था। सुहाना की ये सोच आंखों में हल्की नमी तैर गई। वो उस स्टाफ को दोबारा टोकने पे अपने जज्बातों से बाहर आते हुए अपना जल्दी से हिलाती हैं और जल्दी से खुद को एक नज़र मिरर में ठीक कर स्टाफ के साथ चल देती हैं। होटल के बाहर अभय उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो वो खुद जाने वाला था, लेकिन सुहाना के अफोर्ड ना होने के कारण उसने स्टाफ को भेज दिया। सुहाना जल्दी से बाहर आती है तो अभय खुद उसके लिए डोर ओपन कर अंदर बैठने का इशारा करता है। सुहाना को यह सब अच्छा लग रहा था। उसे अभय का यूँ केयर करना अच्छा लग रहा था। उसके लिए तो नया नया था, पहली बार जैसा कि किसी ने उसकी परवाह की हो। सुहाना के बैठने पर अभय भी उसके बगल में बैठ जाता है। कुछ ही पलों में कार वहाँ से चौहान मैंसन की ओर निकल जाती है। जहाँ अभय के दिल में घबराहट थी सबकी नाराज़गी को लिए, तो वहीं सुहाना के दिल में बेचैनी और सुकून। सुकून इस बात का कि अभय उसके साथ हैं, लेकिन बेचैनी इस बात की कि न जाने ये साथ कब तक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान की आज काफ़ी सारी मीटिंग थी। उससे भी अभय के सारे सैंड्स के बारे में पता था। उसके बाद उसकी शादी के बारे में उसे शौक तो लगा और शौक छोड़ा था। उसे पता चला कि अभय घर आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर घर के लिए निकलने लगा। वो जैसे ही बिल्डिंग के बाहर आता है तो बिल्डिंग के सामने छोटे से गार्डन एरिया में उसने सांची दिखाई देती है, जो बेचैनी से बेचारी सुबह से रेहान को एक नज़र का वेट कर रही थी। पर रेहान उसे एक नज़र भर देखे बिना ही अपनी कार में बैठ जाता है। ये देख सांची उसे आवाज़ देती हुई उसकी कार के पीछे जाती है, पर रेहान वहाँ से निकल जाता है। सांची ये देख काफ़ी उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वहीं साइड मिरर से भी रेहान की नज़रें सांची पे ही थी। सांची को यूँ देख रेहान ही जानता था कि कितना खुद को मजबूर करके उसने खुद को रोका है। वहीं दूसरी तरफ कार लगभग चौहान मैंसन में करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तक उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। अभय अपनी नज़रें उठाकर सुहाना को देखता है, जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए आसपास के नज़ारे को देख रही थी। चौहान मैंसन काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाके में था। सुहाना ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी, फिल्मों में भी नहीं, इसीलिए उसके लिए सब बड़ा अजीब सा था। वो हैरान नज़रों से अभय को देख कहती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? अभय सुहाना के सवाल के साथ उसके आते जाते भाव को देख खुद में ही हल्का मुस्कुरा देता है। फिर उसकी तरफ देख कहता है, सॉरी, मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, मैं घर जा रहा है। सुहाना ये सुन थोड़े हिचक में कहते हैं, घर? आपके घर? सुहाना के सवाल पे अभय कुछ सोचते हुए कहता है, ऐसा ही समझो, पर गोयल हाउस नहीं, चौहान मैंसन। ये बोल अभय को सोच एक पल को चुप होता है, फिर सुहाना को देख कहता है, वैसे मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताया नहीं। मेरा नाम के आगे गोयल सरनेम जरूर है, फिर मेरा घर और अपना परिवार चौहान परिवार है। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, ये उसका घर है। हम दोस्त सारे उनके घर में रहते हैं, एक फैमिली जैसे। वहाँ के हेड रुद्र के दादाजी हैं, पर वो मुझे अपने दादाजी जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने पोते जैसा मान दिया है, प्यार दिया है। उनका हक सबसे ज़्यादा है मुझ पे। वो मुझे हक से डांटते भी हैं और मेरी परवाह भी करते हैं। वो परिवार मेरा अपना है, क्योंकि कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ रिश्ते होते हैं। तुम्हें अभी ये बातें समझ नहीं आएगी, बहुत जल्द ये सब तुम समझ जाओगी। सुहाना को अभय की आंखों में देख रही थी। वो उसे यूँ देखते हुए कहती है, नहीं, कुछ उलझा नहीं है, सब कुछ सुलझा हुआ है, क्योंकि मैं पहले से ही जानती हूँ सब, और अब समझती हूँ। सुहाना के ये कहने पर अभय थोड़े आश्चर्य से उसे देख कहता है, पहले से जानती हो का क्या मतलब है? अभय के ये कहने पर सुहाना उचक सी गई। कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या ही कहे, कि उसने उस पर पहले ही सर्च इंजिन करके अपनी पूरी जन्म कुंडली और पत्रिका निकाल चुकी हैं। अबे को ये पता चलेगा तो वो क्या ही सोचेगा। अबे जाने इस सवाल के जवाब का इंतजार करता कि तब तक कार चौहान मैंसन में एंटर कर चुकी थी। सुहाना उस घर को देख
बस देखते ही रह गई। कार के रुकते ही अबे कार से निकल सुहाना के लिए दरवाज़ा खोलता है। सुहाना चारों तरफ आश्चर्य से देख चुकी खुशी से खोए अंदाज में कहती है, वाओ कितना सुंदर है ये। फिर अबे को देख इशारे से पूछती हैं, ये घर है? अबे उसके इस सवाल पे एक अजीब सा लुक देख कहता है, हमें तो यही लगता है। सुहाना उसके ये बोलने पे अपना मुंह सिकोड़ लेती हैं, पर उस घर को देख एक खोए अंदाज में कहती हैं, पता है मैंने घर नहीं देखा। आप बहुत लकी हैं, आपके पास घर है, वो भी इतना सुंदर और ऐसा है कि जिसे देखने भर से एक अपना सा महसूस हो। सुहाना के ये शब्द अबे के सीधे दिल को छू गई। वो भी सामने देख उसकी बातों को मानता है कि उसके आसपास कहने को घर है, अपना परिवार है। हाँ, वो एक बहुत लकी है जो सब खोने के बाद भी सब बेहतर पाया है। सुहाना खुशी से उसे देख कहती है, चले। अबे सुहाना की बात पे हामी भर आगे बढ़ता कि घर के अंदर का सोच उसके कदम एक पल थमने लगते हैं। वो खुद को जैसे प्रिपेयर कर रहा था, कभी अपने बाल ठीक करता है तो कभी खुद के कपड़े, तो कभी लंबी लंबी सांसें भरता है तो कभी कुछ। सुहाना उसे यूं देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उससे अचानक हो क्या रहा है। वो ऐसे खुद को प्रिपेयर कर रहा है जैसे जंग पे जा रहा हो। अभय एक लंबी सांस भर जैसे अपने कदम घर के अंदर भरता है कि बेचारे की सारी हवा निकल जाती है। तो दोस्तों, कैसे होगा अभय का स्वागत जानेंगे हम नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद। और कहानी मैंने आप ही की वजह से शुरू की है फिर से, तो आप सभी को शेयर करें, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।